Morning, students. Today's crop is flowering crop is Gladiolus. Its scientific name is Gladiolus species. Gladiolus is an important bulbous crop या फिर bulbous cut flower जो है इसको यूज किया जाता है. As a cut flower, it is grown all over the India. और ये ओपन कंडीशंस में तेलंगाना में जो ये हमने पढ़ रहे हैं हम पैकेजिंग प्रैक्टिसेस वो तेलंगाना की पैकेजिंग प्रैक्टिस है. सॉइल्स हमें कैसे चाहिए इसके लिए लैंडी लोमी टू सैंडी लोम से चाहिए है जो बेस्ट सूटेड होता है फॉर द ग्लैडियोलस कल्टीवेशन. वाटर लॉगिंग विद हाई सैलिनिटी एरियाज आर टू बी अवॉइडेड. जैसे कि वाटर लॉगिंग हमें किसी भी क्रॉप में नहीं चाहिए होती है. वाटर लॉगिंग जो है इट लीड्स टू द root rot or the stunted growth of the plant. Clay soil is also not suitable for gladiolus cultivation. इसके लिए loamy to sandy loam soil जो है वही best है. अगर clay soil होगा तो it will not work in that soil. Adding sand to make it porous can amend light clay soil. मतलब अगर आप उसमें sand add कर देते हो तो उसको वो थोड़ा porous बना देता है. पोर स्पेस उसमें थोड़ी बढ़ जाती है उसकी वजह से. अदरवाइज तो क्ले सॉइल जो है उनकी पोर स्पेस तो कम होती है बिकॉज द पार्टिकल्स आर टाइटली हेल्ड विद ईच अदर. ड्यू टू दैट उसमें जो पोरोसिटी होती है पोर स्पेस होती है वो मिनिमम होती है. सॉइल पीएच जो हमें चाहिए वो चाहिए 6.5 to 7. वो आइडियल पीएच है हमारा 6.5 to 7. देन क्लाइमेट हमें चाहिए 27 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा आइडियल टेम्परेचर है. 27 to 30 डिग्री सेल्सियस इज आइडियल टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ. इट रिक्वायर्स इसको प्रॉपर जो है सनलाइट चाहिए होती है फॉर इट्स ग्रोथ. अपनी ग्रोथ के लिए इसको सनलाइट चाहिए होती है और ये लॉन्ग डे कंडीशंस में ज्यादा अच्छे से सर्वाइव करती है कंपैरेटिवली शॉर्ट डे टाइम में सनलाइट में. सो इट रिक्वायर्स सनलाइट फॉर 12 to 14 आवर्स. तब तक इसको फोटो पीरियडिज्म चाहिए होता है. इसकी जो वैरायटीज है रिकमेंडेड वैरायटीज वो है अर्का अमर, व्हाइट प्रोस्पेरिटी, अर्का नवीन, अर्का केसर, दर्शन, धीरज, ACC नंबर 7, अर्का गोल्ड, काजोल, शुभांगिनी, अमेरिकन ब्यूटी. सो ये है इसकी वैरायटीज जो हम ग्रो कर सकते हैं. तो आगे है प्रोपेगेशन. अब प्रोपेगेशन कैसे करते हैं इसकी. ये मेनली कॉम्स के थ्रू ही प्रोपेगेट होता है. कॉम्स लगाए जाते हैं इसके. कॉम्स के थ्रू ये जो हमारी क्रॉप है ये प्रोपेगेट होती है. और हमें जो कॉम का साइज लेना है वो लेना है 3 to 4 सेंटीमीटर. उसका जो डायमीटर होना चाहिए वो होना चाहिए 3 to 4 सेंटीमीटर. एंड जो हम कॉम सेलेक्ट करते हैं वो डिजीज फ्री कॉम होनी चाहिए. मतलब अगर वो डिजीज होंगे ऑलरेडी तो हमारी जो क्रॉप ग्रोथ होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी. इसीलिए वो डिजीज फ्री होनी चाहिए. और उनकी जो डोमेंसी पीरियड होना चाहिए वो 3 months हो चुका होना चाहिए. डोमेंसी से 3 months लेटर हम उसको ग्रो करने के लिए यूज करते हैं. फिर हमें एक एकड़ के लिए 64,000 कॉम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं. 64,000 कॉम्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 acre ऑफ लैंड. आगे है प्लांटिंग. अब इसका प्लांटिंग टाइम जो है ग्लैडियोलस का वो है अक्टूबर में ये प्लांट किया जाता है. रिकमेंडेड स्पेसिंग जो है इसके लिए वो है रो टू रो 30 और प्लांट टू प्लांट 30 into 20 सेंटीमीटर. और उनकी डेप्थ जो है वो होनी चाहिए 5 to 8 सेंटीमीटर्स ऑन द रिज एंड फरो सिस्टम. रिज और फरो सिस्टम में 5 to 8 सेंटीमीटर जो है उनकी डेप्थ होनी चाहिए. फिर आगे है ट्यूनिक्स एंड स्केल्स आर रिमूव बिफोर प्लांटिंग. जो स्केल्स या ट्यूनिक्स उन पे होते हैं कॉम्स के ऊपर वो हमें रिमूव कर देने हैं प्लांटिंग के पहले. और फिर उसको डिप करके रखना है इन मेनकोजेब
at the rate of 2 gram और carbendazim 1 gram per liter of solution। मतलब अगर मेन्कोजेब डाल रहे हैं तो हमें चाहिए वो 2 ग्राम पर लीटर, और अगर कार्बेडेंजिम डाल रहे हैं तो 1 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। Staggered planting at an interval of 15 days is recommended for the extended flower harvest। कि मतलब हमें अगर 15 दिन में वो चाहिए तो 15 दिन में हमें उसका इंटरवल पे ग्रो कर देना है। फिर आगे है मेन्यूज एंड फर्टिलाइजर्स। मेन्यूज एंड फर्टिलाइजर्स कैसे डालने हैं इसमें? बेसल डोज देनी है हमें 8 to 10 टन्स पर एकड़ ऑफ फार्मयार्ड मेन्यू चाहिए हमें। फिर उसके बाद जो है हमें नाइट्रोजन चाहिए 15 से 20 kg, 30 से 35 kg P2O5 चाहिए और 30 से 35 kg K2O रिकमेंडेड डोज है। नाइट्रोजन चाहिए हमें 15 to 20 kg और P2O5 और K2O हमें चाहिए 30 to 35 kg। ठीक है जी, पर एकड़ के लिए है। लेटर 30 to 35 kg nitrogen is applied 2 times as a crop dressing। बेसल डोज में हमने डालना है 15 to 20 kg, फिर 30 से 35 kg जो है वो 2 डोज में 2 स्प्लिट्स में डालना है हमें as a top dressing at 3 to 6 leaf stage। 3 to 6 leaf stage पे डालेंगे। और उसके बाद है अप्लाई नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इंस्टेड ऑफ यूरिया। यूरिया नहीं अप्लाई करना है आपको, अमोनियम नाइट्रेट यूज करना है। नाइट्रोजन के लिए आपको यूज करना है अमोनियम नाइट्रेट इंस्टेड ऑफ यूरिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इरिगेशन टू द ग्लैडियोलस। फ्लावर बड इनिशिएशन पे या फिर स्पाइक एलोंगेशन जो होती है वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है ग्लैडियोलस के लिए। तो हमें Gladiolus is a water-loving plant and needs sufficient moisture in the soil till the harvesting of spikes। जब तक हमें ग्लैडियोलस की स्पाइक्स नहीं हार्वेस्ट करनी है तब तक हमें उसे पानी देना है जितना उसको रिक्वायर्ड है। ये भी नहीं है कि वाटर लॉगिंग भी नहीं करनी है पर मॉइस्चर भी खत्म नहीं होने देना है, बिकॉज ग्लैडियोलस इज अ वाटर लविंग प्लांट। Normally irrigation can be cut down after the harvest of spikes and withheld completely once leaves start yellowing। मतलब हमें इरिगेशन जो है तब बंद कर देनी है आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ स्पाइक एंड withheld completely once leaves start yellowing। मतलब जब हमारे लीव्स येलो होने शुरू हो गए हैं तब हमें इरिगेशन जो है वो बंद कर देनी है। स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या होता है? हमें स्टेकिंग करनी होती है इनकी वैरायटीज में। सारी वैरायटीज जो होती है टॉल ग्रोइंग उनमें हमें स्टेकिंग करनी है। स्टॉक स्टेक्स जो होती हैं उनको कट कर देना है थोड़ा थोड़ा ऊपर से। फिर है मल्चिंग एंड अर्थिंग अप। मल्चिंग जो है वो हम वीड ना हो इसलिए करते हैं और हमारे जो फ्लावर स्पाइक्स होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं उसकी वजह से। इसीलिए हमें मल्चिंग जो है वो करनी है, अर्थिंग अप भी करनी है आफ्टर द 45 डेज ऑफ प्लांटिंग। फिर उसके बाद है क्रॉप रोटेशन। आप इसकी क्रॉप रोटेशन करोगे 2 to 3 years के बाद, ताकि उसमें सॉइल बॉर्न डिजीजेस और पेस्ट जो है वो अटैक ना करे। जैसे आप 2-3 साल तक कंटिन्यूसली ग्लैडियोलस ग्रो कर रहे हो किसी क्रॉप किसी फील्ड में, तो उसके तीसरे साल के बाद आपको क्रॉप चेंज करके कोई नई क्रॉप लगानी है वहां पे, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सॉइल बॉर्न डिजीजेस एज वेल एज द पेस्ट। आगे है इसकी हार्वेस्टिंग। अब इसकी हार्वेस्टिंग आपको कब करनी है ये वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है टोटली। वैसे 70 to 110 डेज तक जो है फ्लावर्स प्रोड्यूस होने के लिए चाहिए होते हैं। उसके बाद आप हार्वेस्टिंग करते हो, वो आपको फ्लावरिंग से अंदाजा हो जाएगा कि जो फ्लावरिंग आपको लग रहे हैं कि स्पाइक्स पे आ गए हैं वो अच्छे से ब्लूम करने शुरू हो गए, फिर आप उसके बाद उसको हार्वेस्ट कर सकते हो। हार्वेस्ट द फ्लावर स्पाइक्स व्हेन 1 to 2 flower buds show color off for long distant market। मतलब आपको अगर आप दूर की मार्केट में जाना है तो आप जब 1-2 फ्लावर बर्ड्स देखने शुरू हो जाए तब उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। अगर आपको आप पास वाली मार्केट में लोकल मार्केट के लिए चाहिए तो जब नीचे के 1-2 फ्लोरेट्स पूरी तरह से ओपन हो जाएं उसके बाद आप
उनको हार्वेस्ट करोगे। हार्वेस्ट द स्पाइक्स लीविंग एटलीस्ट 4 लीव्स ऑन द प्लांट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्स। आपको ये ध्यान रखना है कि 4 लीव उस पे छोड़ देने हैं हार्वेस्ट के पहले, इन ऑर्डर टू प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्स। आगे है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब हार्वेस्ट के बाद आपको उसे कैसे मैनेज करना है। जो आप कट स्पाइक्स हैं उनको आपको पानी में रखना है, पानी की बकेट में रखना है और उनको 2-3 आवर्स पहले प्री कूल्ड करना है। रूम टेम्परेचर पे ले जाने से 2-3 घंटे पहले आपको उसको आइस वाटर में रख देना है या फिर कोल्ड वाटर में रख देना है। The spikes are graded based on the length of the florets and packed into bundles of 12। फिर आप फ्लोरेट्स के हिसाब से उसकी ग्रेडिंग कर दोगे, जिसकी फ्लोरेट्स जो है उसकी लेंथ ज्यादा होगी वो अलग से, फ्लोरेट्स की लेंथ कम होगी उसको अलग से आप ग्रेडिंग करके फिर 12 के बंडल्स में आप उनको पैक कर दोगे and wrapped in the newspapers and transported to the local market। The glandular spikes are kept in upright position to avoid geotropic bending। मतलब आपको न्यूज़पेपर में उनको upright position में ही रखना है बंडल्स बना के, नहीं तो उनमें वो मुड़ जाएंगे। Vast life of the cut flowers can be extended by pulsing with 300 to 600 ppm solution of hydroxyquinoline citrate प्लस 4% सुक्रोज। मतलब आप इन सॉल्यूशन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, व्यास में भी उन फ्लावर्स को रख सकते हो थोड़े लंबे टाइम के लिए। इससे उनको फ्रेश रहने में मदद मिलती है फॉर सम मोर पीरियड ऑफ टाइम। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ कॉम्स। आप 50 से 60 डेज ऑफ हार्वेस्टिंग कर लेते हो, फिर आपको जो लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगे और ड्राई हो जाएगा आपका प्लांट नेचुरली। फिर आपको कॉम्स निकालने हैं और फिर आपको वो कॉम्स जो है बविस्टन से ट्रीट करने हैं और उनको कोल्ड स्टोरेज में रख देना है 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 75%। देन द प्लांट प्रोटेक्शन। अब प्लांट को आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, प्लांट प्रोटेक्शन आप कैसे दोगे प्लांट को। पहला है पेस्ट से कैसे बचाना है। कटवर्म्स लगते हैं इसमें मेनली, उसको आपको कटवर्म से बचाने के लिए आपको यूज करना है मैलेथियन 0.1%। ठीक है जी, ये उसके लार्वे को किल कर देगा। फिर इसमें होता है बल्ब माइट, इसके बल्ब्स में माइट्स लग जाते हैं क्योंकि ये बल्बस क्रॉप है, तो इसीलिए इसके बल्ब में माइट्स जो अटैक करती हैं। इसको आपको कैसे कंट्रोल करना है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट से आपको उनको वॉश कर देना है और फिर उससे जो है माइट्स जो है खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। फिर है एफिड्स। एफिड्स भी इस पे अटैक करते हैं, तकरीबन सारी स्पीशीज पे अटैक्स करते हैं एफिड्स। अब इन पे रोगर, मेटासिड, मैलेथियन, ये सारे जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो आप स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड्स हैं थीमेट या फुराडॉन वो भी आप स्प्रे कर सकते हो। फिर है थ्रिप्स भी इस पे अटैक करते हैं, तो आप थ्रिप्स के लिए आप क्या कर सकते हो, एसीफेट 0.1% 2 से 3 बार इन द एट द इंटरवल ऑफ 10 डेज, मतलब 10-10 दिन बाद मंथ में 3 बार, मतलब आप उसको स्प्रे कर सकते हो विद द इंटरवल ऑफ 10 डेज। तो या फिर आप रॉगर, मेटासिड, मैलेथियन ये सारे इंसेक्टिसाइड्स भी यूज करते हो, थीमेट, फ्यूराडान ये भी आप यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिजीजेस। इसमें डिजीजेस कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 इज द फिजेरियम कॉमरॉट और विल्ट। इसमें विल्टिंग हो जाती है, कॉम विल्टिंग हो जाती है, और ये इसके इनिशियल सिम्टम्स हैं कि येलो होने लग जाते हैं, जो ओल्ड लीव्स होते हैं वो येलो होने लग जाते हैं। तो और इसकी स्पाइक्स जो है वो ग्रीन इन कलर, डार्क ग्रीन इन कलर हो जाते हैं, और पेटल्स का भी कलर थोड़ा डार्क आने लगता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या है, आपको इन्फेक्टेड कॉम्स एक तो निकालने पड़ेंगे फील्ड में से, फिर आपको फंगिसाइड जो है स्प्रे करना पड़ेगा, बाविस्टिन का स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक है जी, उससे आप क्या कर सकते हो,
विल्ट को रोक सकते हो या फिर फिजोरियम कॉम्ब होने से बचा सकते हो। द नेक्स्ट इज द लीफ एंड फ्लावर ब्लाइट। लीफ एंड फ्लावर ब्लाइट जो है इट इज कॉज्ड बाय कर्वुलेरिया ट्रिफोलाई। ये कर्वुलेरिया ट्रिफोलाई से होता है। ये ओवल ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं यंग लीव्स के ऊपर। जो नए लीव्स आते हैं नई पत्तियों पे ब्राउन स्पॉट्स आने लगते हैं। तो अब हमें पता चलता है कि इसमें लीफ और फ्लावर ब्लाइट लगी है। फ्लावर्स पे भी सिमिलर जो है वो आपको ब्राउन सरफेस दिखाई देने लगता है। ये भी एक फंगल डिजीज है। तो इसको मेनकोजेब से आप ट्रीट कर सकते हो। वीकली और 10 डेज इंटरवल पे आप उसको स्प्रे कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज द नेक रॉट। ये होता है सूडोमोनास मार्जिनेटा से। सूडोमोनास मार्जिनेटा से होता है ये। इसमें भी क्या होता है ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स आते हैं कॉम्स के ऊपर। ये कूल और ह्यूमिड वेदर में अटैक ज्यादा होता है इसके ऊपर। ये भी फंगल इन्फेक्शन है। और इसमें क्या होता है अपर साइड ऑफ लीव्स जो होती है वो ग्रे कलर की हो जाती है। इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय वेबिस्टन एंड कप्तान। The next is root knot nematodes. रूट नॉट नेमाटोड्स जो होते हैं ये भी विल्टिंग कॉज करते हैं प्लांट्स में और ग्रोथ रुक जाती है। येलोइंग लीव्स की हो जाती है। हैवी गॉलिंग हो जाती, गॉल्स बन जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ, राउंड राउंड ग्रोथ्स बन जाती है रूट्स के ऊपर। तो वो गॉल्स बन जाते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट से इनको सही कर सकते हो। अगर आप 57 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए कॉम को ट्रीट करो तो ये खत्म हो जाता है। और इंटरक्रॉपिंग या फिर क्रॉप रोटेशन विद मैरीगोल्ड भी आप कर सकते हो। फिर आप फ्यूराडान ग्रेन्यूल्स भी डाल सकते हो एट द रेट ऑफ 8 to 10 क्विंटल पर एकड़। या फिर कार्बोफुरान फॉरेट 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये भी आप डाल सकते हो। So that's all about gladiolus. Now let's talk about our next flowering crop, that is jasmine. It is known as Jasminum species. Scientific name Jasminum species. Jasmine is one of the important flower crops grown on commercial scale in Rangareddy, नलगोंडा, महाबूबनगर एंड मेदक डिस्ट्रिक्ट्स। ये तेलंगाना के इन डिस्ट्रिक्ट्स में उगाई जाती है मेनली। इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसकी बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस होती है। बहुत ज्यादा एक कह सकते हो फास्ट फ्रेग्रेंस होती है। इजीली आपका नोज जो है उस फ्रेग्रेंस को कैच करता है। ये मेनली रिलीजियस ऑफरिंग्स के लिए यूज किया जाता है। गार्लैंड प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। गजरा बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। Loose flowers are also used for the extraction of essential oils. जैस्मिन का ऑयल भी आता है, हेयर ऑयल भी आता है ना। तो which is used for the preparation of perfumes and scented water. ये perfumes और scented water में भी यूज किया जाता है due to its fragrant properties. तो जैस्मिन जो है इसकी फ्रेग्रेंस जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो इसको रात की रानी भी बोला जाता है जैस्मिन को। इस रात में इसकी स्मेल जो है वो ज्यादा आपको फील होती है। रात में इसकी फ्रेग्रेंस को आप ज्यादा अच्छे से फील कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज द सॉइल एंड क्लाइमेट। इसका सॉइल एंड क्लाइमेट जो है वो वैसे तो ये वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स पे उग जाती है बट वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम्स एंड रेड लोम सॉइल्स आर आइडियल फॉर इट्स कल्टीवेशन। वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम एंड रेड लोम सॉइल्स जो हैं वो इसके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। इट थ्राइव्स बेस्ट अंडर दीज सॉइल्स। एंड क्लेई सॉइल्स में इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत होती है बट फ्लावरिंग ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसी वजह से क्लेई सॉइल्स में हम इसको ग्रो नहीं करते बिकॉज वी डोंट नीड द वेजिटेटिव ग्रोथ, बेसिकली वी नीड द फ्लावर्स। और ये लो रेनफॉल कंडीशन में ज्यादा अच्छी यील्ड देती है। मतलब इसको वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो कम है। इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप एंड ग्रोज वेल इन मॉडरेट ह्यूमिड कंडीशन। मतलब इसको कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमिड कंडीशन नहीं चाहिए। इट ग्रोज वेल अंडर द मॉडरेटेड ह्यूमिड कंडीशंस। अगर मॉडरेट ह्यूमिडिटी भी है तो उसमें भी ये अच्छे से ग्रो कर सकती है। देन नेक्स्ट इज द वैरायटीज। इसकी वैरायटीज जो है वो है जस्मीनम सैम्बैक,
इसके जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं वो व्हाइट होते हैं विद द सिंगल एंड मल्टी वोल्ड, इसके वोल्स जो होते हैं वो सिंगल भी हो सकता है और मल्टी वोल्ड पेटल्स भी हो सकते हैं। और ये जो होता है कमर्शियल पर्पस के लिए ज्यादा उगाया जाता है। इसकी वैरायटीज जो है वो है गुंदुमल्ले, रामनाथपुरम, मोतिया, विरूपक्षी, सूजीमल्ली, मदानाबन्नम, रामाबन्नम, ये जो है जस्मीनम सैम्बक की वैरायटीज है। ये जस्मीनम स्पीसीज जो है, जस्मीनम जस्मीनम तो जीनस है ना, स्पीसीज सैम्बैक है इसका। तो इसके अंदर जो वैरायटीज आती है वो ये वाली वैरायटीज आती है, कमर्शियली ये ज्यादा उगाई जाती है। नेक्स्ट है जस्मीनम ऑरिकुलेटम, ये है कॉमनली नोन एज जूही, इसको जूही भी बोला जाता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं, वाइट सेंटेड होते हैं और लूज फ्लावर्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है इसको। The flowers are borne in pubescent compound many flower flex cymes. Black type of this species is grown in home garden, मतलब होम गार्डन में ये स्पीसीज जो है वो ज्यादा ग्रो किया जाता है। और ये फ्लावर्स गार्लैंड्स के लिए भी यूज किए जाते हैं, हेयर्स में लगाने के लिए यूज किए जाते हैं, वर्शिप के लिए यूज किए जाते हैं, डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो होती है स्प्रिंग टू समर और रेनी सीजन में भी। इट इसकी जो हाई यील्डिंग वेराइटीज है वो है CO1 मुल्लाई, CO2 मुल्लाई, लॉन्ग राउंड, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट राउंड, these are its varieties. Next is the Jasminum multiflorum. नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसको काकड़ा भी बोला जाता है, कॉमनली नोन एज काकड़ा। फ्लावर्स जो होते हैं वो लेस फ्रेग्रेंट होते हैं या फिर नहीं फ्रेग्रेंस आती है उसमें से, पर ये जो होते हैं मल्टी फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो करते हैं एक ही साथ में, ब्लूमिंग जो है बहुत ज्यादा होती है। और इसका जो ब्लूमिंग टाइम है वो है नवंबर टू फरवरी, वो तो समर से लेके रेनी सीजन तक। अब ये है विंटर वाला फ्लावर जो कि होता है नवंबर टू फरवरी। देन नाउ इट्स प्रोपेगेशन, अब इसकी प्रोपेगेशन कैसे की जाती है। जैस्मिन स्पीशीज जो है वो प्रोपेगेट किया जाता है मेनली बाय कटिंग्स एंड लेयरिंग्स। जो इसकी रूट कटिंग्स होती हैं वो रूट हार्मोन्स को ज्यादा एनहांस करती है, इसीलिए कटिंग्स में इनको ज्यादा ग्रो किया जाता है। और ये जो होती है सिंपल एंड कंपाउंड लेयरिंग मेथड जो है वो ज्यादा कॉमन है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई एंड अक्टूबर टू नवंबर। और लेयर्स जो है वो प्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है विद इन 90 to 120 days। आफ्टरवर्ड्स इट्स प्लांटिंग। इसकी प्लांटिंग हम कैसे कर सकते हैं, एक प्लोइंग करेंगे लैंड में, फिर उसके बाद पिट्स बना लेंगे 40 into 40 into 40 सेंटीमीटर की, और उसको फिल कर देंगे टॉप सॉइल से। और उसको फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें 15 kg ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर डालेंगे जो कि वेल रोटन होना चाहिए। नेक्स्ट इज द प्लांटिंग डिस्टेंस जो है स्पीशीज का वो अलग अलग का अलग अलग है। जैसे जैस्मिन सैम्बैक के लिए है 1.1 to 1.1 मीटर, मतलब प्लांट और रो टू रो सेम है, वो है 1.2 मीटर। ऑरिकुलेटम के लिए है 1.8 मीटर्स एंड मल्टीफ्लोरम के लिए है 1.5 मीटर्स। दिस इज सेम इन द रो टू रो एंड फ्लावर टू फ्लावर। और प्लांटिंग जो है इसकी मेनली की जाती है जून से लेके अगस्त तक, मतलब रेनी सीजन के टाइम पे ज्यादा ये ग्रो किया जाता है। द नेक्स्ट इज द इरिगेशन। इरिगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जैस्मिन के लिए। कांस्टेंट एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, मतलब आपको उसमें कॉन्स्टेंटली वाटर देते रहना है बिना किसी चेंज के, और एडिक्वेट देना है, बहुत ज्यादा भी नहीं देना, बहुत कम भी नहीं देना। जैसे कि यू हैव टू इरिगेट द जैस्मिन ट्वाइस अ वीक। और लाइट सॉइल्स में आपको 2 बार देना है पानी उसको ड्यूरिंग द पीक फ्लावरिंग सीजन मार्च टू अक्टूबर। क्योंकि अगर आप फ्लावरिंग के टाइम पे ज्यादा उसको पानी देते हो, इरिगेट करते हो, तो उससे क्या होता है आपकी यील्ड जो है फ्लावर्स की दैट विल इंक्रीज, उसकी जो स्पाइक है दैट विल गो अप, इट रॉकेटेड अप। आफ्टर फ्लावरिंग इज ओवर द वाटर सप्लाई कैन बी कट ऑफ। जब फ्लावरिंग हो गई है उसकी तब आप उसमें पानी देना बंद कर दोगे, क्योंकि उसको वेजिटेटिव ग्रोथ में उतनी नहीं चाहिए होती है जितनी फ्लावरिंग स्टेज में इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है। आगे है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स।
The plants are usually manured once in every year with organic manures in January before flush season commences at 10 to 12 kg of farmyard manure per plant. मतलब आपको जनवरी में ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें डाल देने हैं, दैट इज 10 to 12 kg ऑफ फार्मयार्ड मैन्योर पर प्लांट. एक प्लांट के लिए 10 से 12 kg जो है फार्मयार्ड मैन्योर रिक्वायर्ड होता है. In some places, tank silt and horse manure are also applied to get high yields. मतलब horse manure और tank silt भी यूज किया जाता है किसी किसी एरियाज में हाई yields लेने के लिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक manure से ज्यादा हाई yielding होती है इसमें. The manures are usually applied after pruning and bushes once in June, July and December, January. मतलब आप जब pruning करते हो उसके टाइम पे आप इसको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हो. आप इसके लिए फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो है वो है जैस्मिन सैमबैक के लिए है 90 ग्राम नाइट्रोजन, 120 ग्राम P2O5, 240 ग्राम K2O. मतलब ये पर प्लांट है. और जैस्मिन और इकोलेक्टम के लिए है 60 ग्राम नाइट्रोजन, 120 ग्राम P2O5, 120 ग्राम K2O5. फिर ग्रैंडीफ्लोरम के लिए है 100 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम ऑफ P2O5 एंड 100 ग्राम ऑफ K2O. मतलब सबसे मिनिमम जो है वो किसको रिक्वायर्ड है, ऑरिकुलेटम को, और सबसे मैक्सिमम ग्रैंडीफ्लोरम को. ठीक है जी. और इसको जो है नीम के, ग्राउंडनट ऑयल के वो भी चाहिए होता है 100 ग्राम पर प्लांट पर मंथ. हर एक महीने में 100 ग्राम जो है हर एक प्लांट के लिए नीम ऑयल के. फिर ये हो गया अपना दूसरा ग्राउंडनट ऑयल के. ये जो है ऑर्गेनिक चीजें इनको ज्यादा रिक्वायर्ड होती है. फिर आप इसकी प्रूनिंग करोगे. प्रूनिंग में आप जो है जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो आप निकाल देते हो, डिस्कार्ड कर देते हो. फिर है ये आपको क्यों करनी है प्रूनिंग. प्रूनिंग आप इसलिए करते हो ताकि आपको अच्छे से उसकी यील्ड जो है वो प्रॉपर मिल सके, क्योंकि नहीं तो डिस्कार्डेड जो स्टेम्स हैं उनको भी मिलती रहेगी ना न्यूट्रिशन. तो उसी के लिए आपको जो आपको लग रही है स्टेम्स एक्स्ट्रा है या फिर जिनमें कुछ डिजीज हो गया, जिनको कुछ प्रॉब्लम है, वो आप डिस्कार्ड कर दोगे. Then after that weed control. Weed control में आता है manual weeding. इसमें expensive होती है पर effective होती है. तो under drip irrigation system mulching with plastic or organic material may be adapted. मतलब आप stubble mulch कर सकते हो, straw mulch कर सकते हो, और even आप plastic mulching भी कर सकते हो. Mulching से क्या होता है, उसके बीच जो weed growth होती है वो नहीं होती है. Use of weedicides like paraquat. पैराक्वेट जो है वीडिसाइड वो भी आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू किल द वीड्स. फिर उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इट्स हार्वेस्टिंग. तो प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर करना शुरू कर देते हैं प्लांटिंग के दूसरे साल में, सेकेंड ईयर आफ्टर प्लांटिंग. और जो लेकिन हम कमर्शियल यील्ड उससे लेते हैं वो हम शुरू करते हैं फ्रॉम द थर्ड ईयर. फर्स्ट 2 years हम उसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, हम थर्ड ईयर में उसको हार्वेस्ट करेंगे और फिर उसको कमर्शियली हम यूज करते हैं. घर में आप हो सकता है जब फ्लावरिंग शुरू होगी तभी आप उसको तोड़ लो, पर लेकिन अगर आप उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो आप थर्ड ईयर से उसके फ्लावर्स जो है उसको हार्वेस्ट करना शुरू करते हो. द जैस्मिन सैमबैक variety flower profusely in summer and also in rainy season. जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है सैमबैक जो है वो समर और रेनी सीजन में फ्लावर्स जो देती है, हमें ब्लूम करती है. फिर जस्मिनम ऑरिकुलेटम जो है वो जून से अगस्त तक करती है. जस्मिनम मल्टीफ्लोरम जो है वो नवंबर टू फरवरी करती है. ठीक है जी. तो ये है इनका ब्लूमिंग टाइम. देन नेक्स्ट इज द यील्ड. अगर हम यील्ड की बात करें वो फ्लावर्स और जैस्मिन ऑयल की अलग अलग होती है और वेरी करती है अकॉर्डिंग टू स्पीशीज. जैसे कि जैस्मिन सैमबैक स्पीशीज जो है वो है हमें देता है फ्लावर यील्ड 1 to 2 tons per acre. जैस्मिन ऑरिकुलेटम हमें देता है 1.8 to 3.6 tons per acre और मल्टीफ्लोरम जो है वो हमें देता है 1 to 2.
मतलब सैम्पैक और मल्टीफ्लोरम की जो फ्लावर यील्ड है वो सेम है, पर ऑरिकुलेटम जो है उसकी फ्लावर यील्ड बहुत ज्यादा है इन दोनों से, दैट इज 1.8 to 3.6, मतलब वो 4 टन तक भी चली जाती है इवन। Since the jasmine flowers are highly perishable and will have to be disposed of in the market within few hours after picking, मतलब इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसीलिए हमें कुछ ही घंटों में पिकिंग के बाद उसको मार्केट में बेच देना है, अदरवाइज हमें जो है वो हमारे फ्लावर्स खराब हो जाएंगे, स्टेल हो जाएंगे। अब इसमें प्लांट प्रोटेक्शन है वो डिफिकल्ट है अदर प्लांट्स के कंपैरेटिवली, जैसे इसमें बड और शूट बोरर हो जाता है, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? कार्बोराइल से कंट्रोल करोगे, डाइमिथोएट यूज करोगे, या फिर आप कार्बाइल यूज करोगे। फिर स्टिक बग्स हो जाते हैं, उनके लिए आप करोगे मेलेथिन स्प्रे। फिर थ्रिप्स हो जाते हैं, उसके लिए आप करोगे डाइमिथोएट स्प्रे 2 मिलीलीटर पर लीटर। फिर लीफ ब्लाइट हो जाता है, इसमें सर्कोस्पोरा जैस्मिनिकोला, तो सर्कोस्पोरा इन्फेक्शन क्रिएट करता है उसमें, और लीफ कर्ल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो उसके बाद उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है? उसको आपको कंट्रोल करना है, spray affected plants with the Bodex mixture to control the disease and can be controlled by spraying 0.2% mancozeb and 0.1% binomial। फिर फिजेरियम बिल्ड हो जाता है ड्यू टू फिजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ये जो है ये रूट सिस्टम को खराब करने शुरू कर देता है, क्योंकि जो essential nutrients है वो इस तक पहुंचने नहीं देता है। Uprooted jasmine plants with the wild show roots that are blackened in patches and girdled with the white mycelia that cause the disease। उस जो रूट्स होती हैं वो काली हो जाती हैं, और उस पे जो डिजीज है वो माइसीलिया जो उसका है वो व्हाइट इन कलर में दिखाई देता है आपको। इट कैन बी कंट्रोल विद द 1% बॉडी एक्स मिक्सचर, इसके लिए आप बॉडी एक्स मिक्सचर यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज रस्ट। रस्ट इज कॉल्ड बाय यूरोमाइसिस हॉप्सोनी, ये यूरोमाइसिस हॉप्सोनी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसमें ब्राउन कलर पस्ट्यूल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं लोअर सरफेस ऑफ लीव्स पे, और स्टेम्स और फ्लावर के केसेस में जो है फ्लावर्स और स्टेम्स पे भी दिखते हैं अगर बहुत सीवियर डिजीज है तो। अगर अभी स्टार्टिंग हुई है तो लीफ के अंडरनीथ दिखाई देंगे, पर अगर बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो आपको स्टेम्स और फ्लावर्स के ऊपर भी ये दिखाई देते हैं। ये आप कैसे सही कर सकते हो? बाय स्प्रेइंग 0.2% जिनेप और एनी कॉपर फंजिसाइड। तो ये था हमारा जैस्मिन एंड ग्लैडियोलस पैकेजिंग प्रैक्टिसेस। Hope you understood the topics. Thank you so much, students.